अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलविशा महमूद। नाज़रीन, डेली की तरह सबसे पहले जिक्र होगा स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो आज स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा गया है, यानी कि मस्बत इम्पैक्ट रहा। और अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो डॉलर की कदर में दिन ब दिन बेहतरी का सिलसिला जारी है, जबकि रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ये देखने में आ रहा है कि डॉलर मुसलसल तगड़ा होता जा रहा है और रुपए की कदर में मंदी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा गर्दिशी कर्जों के हवाले से अगर बात करें तो गर्दिशी कर्जों के हजम में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों से मईशत खोखली हो चुकी है। तकरीबन हुकूमत गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से भी आज असेंबली में वज़ीर ख़जाना ने गर्दिशी कर्जों का भी जिक्र किया। IMF के हवाले से भी एक अपना पूरा प्लान पेश कर दिया गया है असेंबली में। लेकिन गर्दिशी कर्जे इतने हो चुके हैं पाकिस्तान पे कि हुकूमत उनको अदा करने के लिए बहुत सारे खातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है, लेकिन कुछ ख़ास पाकिस्तान को इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो हुकूमत की IMF को यकीन दहानी इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। IMF के कहने पे इंटरेस्ट रेट अगर मज़ीद बढ़ेगा तो डेफिनेटली महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और सारा इसका बोझ ग़रीब आवाम पर पड़ेगा। आवाम ऑलरेडी महंगाई की वजह से बिलबिला रही हैं। आवाम के पास अशिया खुरोनोश की किल्लत है। आवाम तक हर एक चीज़ पहुंचने में बहुत दुश्वारी है। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। अगर इस ऐसे मौके पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो आवाम पे मज़ीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से कोई इसके हवाले से ख़ास इक़दाम नहीं किए जा रहे और मुल्क इस वक्त गर्दिशी कर्ज़े इतने हो चुके हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मुतहम्मिल भी नहीं है, ऐसा कहना है हुकूमत का। लेकिन हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम पे इसका बोझ ना पड़े। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में नाज़रीन इजाफे का सिलसिला जारी है। IMF से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान के जितने भी ज़खायर थे, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में इजाफा देखने में आया और ये एक अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान को इसी साल बहुत सारे ऐसे कर्ज़ हैं जो बैरूनी ममालिक से लिए गए थे, वो रिटर्न करने हैं। कुछ कर्ज़ रोल ओवर हो चुके हैं। पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं जितना पाकिस्तान ने रिटर्न करना है। खैर, ओवरऑल इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टेट बैंक ने एक और ख़बर है कि स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में कितना इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए फ़वाइद कितने होंगे और इसके क्या बैकड्रॉप्स क्या होंगे, इस पर भी हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ हमजा गिलानी, नुमाइंदा खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, सबसे पहले आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगी। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, आज स्टॉक मार्केट का क्या रुझान रहा है? बड़ा ज़बरदस्त रुझान देखा गया कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान, और सेकंड सेशन जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि 600 पॉइंट्स की तेज़ी हुई, 650 पॉइंट की तेज़ी हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई KSE अपडेट इंडेक्स में। और 15 माह बाद बिलाखिर KSE अपडेट इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर कर गया। ये बड़ा अच्छा सेंटिमेंट देखा गया है आज मार्केट में। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुपर टैक्सेस लागू नहीं होंगे, और इस हवाले से ब्लू चिप कंपनीज़ में ज़बरदस्त खलबली मच गई। ब्रोकर्स जो हैं वो ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स में लेन देन करने लगे, और सुपर टैक्सेस के ख़त्म हो जाने के बाद इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसका नतीजा हमारे सामने है कि KSE इंडेक्स 15 माह बाद 46,000 पॉइंट्स की नफसातियत अबूर कर गया है। इस साल में पहली दफ़ा और माली साल में भी पहली दफ़ा, यानी इस साल स्टॉक मार्केट में 2 रिकॉर्ड बन गए। एक तो माली साल में पहली दफ़ा 46,000 की जो सतह है वो अबूर हुई, और 2023 यानी इस साल के में भी पहली दफ़ा 100 इंडेक्स ने 46,000 की सतह अबूर की। तो सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं। IPOs इस वक्त सीज ज़रूर हैं, लेकिन बायबैक्स देखे जा रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर्स की जानिब से फ्लो देखा जा रहा है ब्लू चिप कंपनीज़ में। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में ज़बरदस्त लेन देन हुआ है, IT सेक्टर में हुआ है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज हमने बाइंग देखी। तो इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त रहा कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 200 से ज़ायद कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए, और सिर्फ 90 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स हमने रेड स्केल पर देखे। तो ओवरऑल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 39 मिलियन को क्रॉस किया आज ओवरऑल वॉल्यूम। ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मार्केट पूरा दिन ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुई। थोड़ी बहुत करेक्शन देखने में आई थी, लेकिन बहरहाल मार्केट का अख्ताम पॉजिटिव जोन के साथ हुआ है। ठीक, हमसा, करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट जारी है और डॉलर महंगा हो रहा है। आज कितना महंगा हुआ?
₹286.50 पे इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड हुआ, ₹1.35 का इसमें इजाफा हुआ। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि मार्केट बेस करना है इंटरबैंक में डॉलर को और प्रेशर भी है रुपए की कदर पर, क्योंकि इम्पोर्ट बिल की अदायगी सर पर खड़ी हैं। जी। 6,000 7,000 से ज़्यादा कंटेनर्स इस पर पोर्ट पर खड़े हैं, उनकी एलसीज को क्लियर करना है, तो जाहिर सी बात है ये प्रेशर तो रहेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद हम देख रहे हैं कि इजाफा होगा, क्योंकि मार्केट बेस भी करना है, फिर कैप सिस्टम को हटा दिया है, फ्री फ्लोट करना है IMF के कहने पर, जिसकी वजह से रुपए की कदर पर प्रेशर और दबाव रहेगा। इसी वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है ओपे मार्केट में, और ओपे मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा हुआ है, ₹290 से बढ़कर ₹292। लेकिन बात यही आ जाती है कि ₹292 पर भी डॉलर मिल नहीं रहा। लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी IMF को कि वो ओपे मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जाएगा, और IMF ने डिमांड की है कि इन दोनों जो बैंकिंग चैनल्स हैं ओपन मार्केट के और इंटरबैंक मार्केट के, इनके दरमियान जो गैप है वो 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इंटरबैंक के अंदर अगर इस गैप को कम करना होगा तो इंटरबैंक में डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, और फिर इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी हैं, उसका भी एक प्रेशर है रुपए पर। सही। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहरियार भट्ट साहब, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी, आज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड देखा गया है। आज रवा माली साल में पहली बार स्टॉक मार्केट में ये रिकॉर्ड देखा गया है। ब्रोकर्स का ट्रस्ट बहाल हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके बाद से इन्वेस्टर की सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हो गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे एतमाद बहाल हुआ है, क्योंकि डिफॉल्ट के खतरात का खात्मा हुआ है। अब जहाँ इस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सारे जितने भी अवामिल हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रही है बहुत फूली तौर पे। हम खास तौर पे देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5,500 पॉइंट की तेजी विटनेस की गई थी। एक बुल रन बना था मार्केट के अंदर। फिर लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई, और मैं हमेशा से बात करता हूँ कि करेक्शन किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में आस्ता रिकवरीज आ रही है, और एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है जो मार्केट को सहारा दे रही है। खास तौर पे हमने देखा है कि जो सुपर टैक्स की आज खबर आई है वो बैंकों के ऊपर से खात्मा हुआ है। फिर उसके साथ पाकिस्तान के जो रिजर्व है वो जंप कर गए, $4 बिलियन से $8 बिलियन के पास आ गए। इंतहाई पॉजिटिव खबर है, और इसका रिफ्लेक्ट आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड तेजी हो रही है, और फिर रिजल्ट सीजन भी चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 53% उनके प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ था, और अभी रिसेंटली जो पहला रिजल्ट हमारे सामने आया वो UBL का है। यूनाइटेड बैंक ने तकरीबन ₹11 का डिविडेंड दिया है सिर्फ 6 माह की मुद्दत में। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बम्पर डिविडेंड हम इसको कह रहे हैं, और यही वजह है कि सरमायाकार अब बैंकिंग के स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर, तो उसकी एक वजह है। जबकि दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स तो महवे मरकज ही हैं, तमाम इन्वेस्टर्स के पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिलीफ दिया है इस बजट में टेक्नोलॉजी को। तो अक्रॉस द बोर्ड हम कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी तेजी देखने में आ रही है, और ये तसलसल आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। मगर शरियार, एक बुरी खबर आप भूल गए, वो है इंटरेस्ट रेट की, जो हमारे सामने खड़ी है। आइंदा दिनों में इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, तो इस खबर को किस तरीके से देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्टोरिकल हाई 22% के ऊपर डेट कर रहा है, और कोई भी इंडस्ट्री इसके ऊपर वायबल नहीं हो सकती, बिजनेस नहीं हो सकते पाकिस्तान में। यही वजह है कि हमारी, आपने अगर पिछले 1 साल में देखा तो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है 13% से ज्यादा इसमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है। FDI नहीं आ रही मुल्क में। जब आपका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा, ना तो बाहर से इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएंगे, ना ही कारखाने यहाँ पे चल सकेंगे। और ये बात भी तकरीबन नोशिस्त है कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसका असर मखसूस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, जैसे सीमेंट के स्टॉक है या ऑटो इंडस्ट्री है या स्टील मैन्युफैक्चर है, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन बैंक्स फिर इसमें विन सिचुएशन में होंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो उनके प्रॉफिट इतने ज्यादा इंक्रीज हुए, उसकी बड़ी वजह यही कि जो बैंक्स हैं वो सारी बोइंग करते हैं गवर्नमेंट को, सारे अपना पैसा पार्क कर देते हैं TFCs के अंदर, तो उससे इनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहरियार भट्ट साहब, आपने अपना स्टॉक मार्केट के हवाले से तज्जिया पेश किया। नाजरीन, ब्रोकर्स का एतमाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहाल हो चुका है, और दिन ब दिन स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है, और एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के गर्दिशी कर्ज़ों में मईशत खोखली हो चुकी है। गर्दिशी कर्ज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असफर हसन साहब ने, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के गर्दिशी कर्ज़ों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिशें भी की गई और अब ये खबर आ रही है कि गर्दिशी कर्ज़े भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, ये सारे जितने डॉट्स हैं ना, उनको आपको कनेक्ट करना होगा। जी। और जिस तरह भी IMF के कुछ पैसे आए हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स अभी और आएंगी, ये $3 बिलियन जो हमारे आने हैं। फिर ये भी कुछ पैसे सऊदी अरब ने दिए हैं, $2 बिलियन, UAE ने $1 बिलियन दिए हैं। बहरहाल ये सारे वो हैं जो कर्जा है, ये हमने वापस करना है। जो बात हम हमेशा करते हैं वो ये कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होगी, जो IMF की डिमांड भी है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर भी है। उसके बाद आपको अपनी इनकम जनरेट करनी होगी, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। जब तक आप अपनी खुद की इनकम जनरेट नहीं करेंगे, ये कर्जे आपके बढ़ते चले जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है आफ्टर फ्यू डेकेड्स इस वक्त भी एक एड हॉक सिस्टम पे चल रहा है। हमारे यहाँ हर गुजरते साल के साथ एक नया तजुर्बा किया जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज भी नहीं है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी या एक आपका रोड मैप नहीं है। दुनिया में जो हमारी खासतौर पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये जो रीजन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया में, आसियान में, इवन मिडिल ईस्ट में या साउथ एशिया में, जिन्होंने प्रोग्रेस की है, उन्होंने इन सारी चीजों को समझते हुए फंडामेंटल्स पे काम किया और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में 12 साल की स्टेट पॉलिसी है। अब 12 साल वो पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, कोई मिनिस्टर आए, कोई मिनिस्टर जाए। हमारे यहाँ 6 महीने में, 8 महीने में चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, इनको ओवरऑल आपको इवैल्यूएट करना होगा और उसके लिए एक आपको पॉलिसी बनानी होगी। अच्छा, फिर आपको जिस तरह आप प्राइवेटाइजेशन पे काम नहीं कर रहे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे आप 1 ट्रिलियन रुपीस एनुअली खर्च कर रहे हैं, तो जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने मैसिव हैं कि जिस वजह से भी आपके कर्जे पड़ते हैं और दूसरी तरफ आपकी इनकम नहीं है। तो अब जैसे SIFC का क़याम हुआ है, ये भी इस वजह से हुआ है कि जो कुछ क्विक फिक्स है मिडिल ईस्ट से, उनको आप पूरा किया जाए। लेकिन अगेन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरिंग में होगा क्या? इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इदारा है जिसको मैंने भी हेड किया। उसकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। बट जितनी मैं आपको रीजन्स की बात कर रहा हूँ, जितनी भी ये कंट्रीज में पिछले 8-10 साल में, 5-7 साल में डेवलपमेंट हुई है और वो एक राइट ट्रैक पर आए और वहां पर अब FDI भी आ रही है और लोकल इन्वेस्टमेंट भी जनरेट हो रही है और इन्वेस्टर जो है, चाहे वो लोकल है चाहे वो फॉरेनर है, उसको फैसिलिटेशन मिल रही है, हैंड होल्डिंग मिल रही है और वो खुश है। उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट एजेंसी जो उनकी है, उसको उन्होंने एम्पावर किया है और एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें 1 विंडो ऑपरेशन हो और जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड आपका है वो उसको लेके चले। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एम्पावरमेंट है, उसकी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग है, एक कॉम्पिटेंट टीम है और लीडरशिप है जो आपको वहां पे रखनी पड़ेगी ताकि वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में विद द मिलिट्री लीडरशिप और विद द ब्यूरोक्रेसी काम करे, साथ में प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करे। अच्छा, अब असफर साहब, यहाँ मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूँ और आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि देखिए 2008 में हमारे मुल्क का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 50 बिलियन रुपीस था। 2013 में 500 बिलियन रुपीस हो गया, 2019 में 800 बिलियन तक पहुंच गया और इस वक्त हम लोग 2.5 ट्रिलियन रुपीस पर खड़े हैं। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है। हर दौर में हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भेजते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं कि हम गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हम लोग? वजह क्या है और ये बढ़ते क्यों रहते हैं? आखिर क्या वजह है? अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मजीद गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो जाएगा। ये गर्दिशी कर्जे तो हमें मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि जब आपकी इनकम नहीं होगी तो कर्जा बढ़ता रहेगा। आपके ना एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं, ना आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो दोनों चीजें जब नहीं होंगी तो आपके कर्जे बढ़ते रहेंगे और एक वक्त आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट कर गए ना। अभी भी आप डिफॉल्ट के करीब थे, चलो आपकी बचत हो गई, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो पैसे आए हैं, ये एक मौका है आपके पास कि नेक्स्ट 3 to 6 months
आर मोस्ट क्रूशियल फॉर पाकिस्तान। और इसी में एक ट्रांजिशन भी हो रही है, गवर्नमेंट अगले 2 हफ्ते में चली जाएगी, उसके बाद जो है वो एक केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर इलेक्शंस होंगे, फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। बट जितनी आपने मेजर स्ट्रक्चरिंग करनी है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, वो नेक्स्ट 3 to 6 months में करनी है। दीज आर द मोस्ट क्रूशियल टाइम्स, ठीक है ना। तो आपको जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपकी चीजें बेहतरी तरफ नहीं जाएंगी। अच्छा तो असफर आपको साहब, fundamentals को fix एक करना अवामी है। सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि एक आम आदमी समझ सके ये गर्दिशी कर्जे आखिर बेआखिर होते क्या हैं, ताकि एक आम आदमी समझे ये जन्म कैसे लिए जाते हैं, इनको इनके क्या कौन कौन सी लैकिंग्स होती हैं कि ये फिर बढ़ जाते हैं। ये गर्दिशी कर्जे किन किन सेक्टर्स को अगर हम इग्नोर करें तो उसकी वजह से ये पैदा हो जाते हैं, ये आखिर होते क्या हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखते हैं, एक एनर्जी सेक्टर पे आपने बड़े पैसे लगाए हैं, आपका बहुत ठीक ठाक वहाँ पे आपका पैसा ज़ाया होता है। फिर आपका और बहुत सारे बजट्स हैं जो ओवरऑल सारे एक्सपेंडिचर आपकी है ना। अब आप पेंशन पे 1.3 ट्रिलियन रुपीस लगाते हैं, 1 ट्रिलियन आप जो है वो PSEs पे लगा रहे हैं, तो ये खर्चे भी कम नहीं हो रहे और एक्सपेंसेस आपके, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इस वजह से सारा कुछ हो रहा है और आपके जो लोन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें ना, आप एक इंडिविजुअल को देखें, आप उनको छोड़ें, आप इंडिविजुअल को देखें, एक बैंक से आप कर्जा लेते हैं और आप उसको पे नहीं करते, बिल्कुल वो कर्जा बढ़ते चले जाएगा ना। बिल्कुल और ऐसा आप उसको किस तरह सही करेंगे? आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे और ग्रेजुअली आप उसको रिड्यूस करना शुरू करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करेंगे। तो आपको थोड़े से हार्ड मेजर्स लेने होंगे, आपको थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होंगे। और ये जो मैं पूरे रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये जी। सभी बात करते हैं, लेकिन वो टाइम आ गया है कि हम इस पर फर्दर बातें ना करें, बल्कि इसको काम करना शुरू कर दें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, ये स्टेप बाय स्टेप होगी, इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जनरेट करते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को डेवलप करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग कर लें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीजें शुरू होती हैं, उसके बिल्कुल। बाद जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेटिव एफर्ट में जो मेजर आपकी चेंजेस हैं उस पर मिल के काम करना होगा। और ये स्टेप बाय स्टेप 2 साल आपको 3 साल लगेंगे, बिकॉज IMF की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, अभी जो रिपोर्ट आपकी आई है डिटेल्स में, वो कोई बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के लिए। जी। तो ये अच्छा, वक्ती सहारा असफर जरूर मिला साहब, आपको। असफर साहब, आपको नहीं लगता कि इन गर्दिशी कर्जों के पीछे सियासी और सरकारी करप्शन है जिसकी वजह से आज हम इस लहज पर पहुंचे हैं? करप्शन भी है और इनकॉम्पिटेंस है। मैं पाकिस्तान के जो मसलों का, जो खासतौर पर इकोनॉमिक आपके इश्यूज हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हैं, मेरी लर्निंग ये है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इनकॉम्पिटेंस है, करप्शन नहीं है। करप्शन एक रीजन बिल्कुल है, एक बड़ा रीजन है, लेकिन जिधर हम खड़े हैं उसकी वजह इनकॉम्पिटेंस है। साथ में फिर करप्शन आती है, फिर पॉलिटिकल विल की कमी है, जिस वजह से आप ये प्राइवेटाइजेशन और बहुत सारे स्टेप्स नहीं लेते। अब आप देखिए ना, आप एक सैलरीड क्लास है और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो टैक्स नेट के अंदर है उसी पे आप टैक्स लगा रहे हैं। बिल्कुल। ना आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाते हैं, ना आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते हैं। जब तक आप इन 2 सेक्टर्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे ये मसले चलते रहेंगे। अगेन वही बात हो गई कि जहां से हम पैसे जनरेट कर सकते हैं, जहां पे हम एक गवर्नेंस का सिस्टम कायम कर सकते हैं, अब उन फंडामेंटल्स पे काम नहीं कर रहे। आज एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना, मैं हमेशा कहता हूं कि जिहाद हो चुका है। और ये बात मैं गवर्नमेंट में बाहर रहते हुए नहीं कर रहा, जब मैं गवर्नमेंट का पार्ट था मैं तब भी ये बात करता था, बिकॉज दिस इज अ रियलिटी, यू कांट डिनाई द रियलिटी। फिर इसी तरह से एक जो सैलरीड क्लास है, आप देख लें कि उस पे हर साल गुजरते साल आप टैक्स जो है वो लगाते चले जा रहे हैं, आप अपने टैक्स नेट को एक्सपेंड नहीं कर रहे। तो एग्रीकल्चर पे और रियल एस्टेट पे टैक्स लगना चाहिए, रिटेलर्स पे टैक्स लगना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। ये वो मेजर्स हैं जो आपको लेने होंगे, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो आपको करनी होंगी, इस पे स्ट्रिक्ट SOPs आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी। मसला क्या आता है? मगर असफर मसला ये आता है कि जो साहब, आपके political elements हैं, उनके vested interest टैक्स होते हैं, नेट जिसमें तो से उसी सारे उस काम नहीं सूरत करते। में बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन उसी सूरत में होगी ना जब सनती पहिया चलेगा। इतने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे, कायबोर्ड रेट पर, इतनी महंगी बिजली और गैस पर जब सनती पहिया नहीं घूमेगा तो कैसे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे? IMF तो चाहता है कि हम 10,000 11,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर लें, हमसे 9,000 अरब 9,200 अरब रुपए हो जाए, यही बड़ी बात है। तो देखिए 9,200 अरब तो आपके नहीं होंगे ना, इस साल का टारगेट आप पूरा करेंगे ना, अगले साल का टारगेट पूरा करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने डॉट्स कनेक्ट करने की बात की तो मेरा मतलब यही था कि ये सारे फैक्टर्स जो 8, 10, 12 मेजर पॉइंट्स हैं उस पर कंसेंसस डेवलप करके सारे स्टेक होल्डर्स को
इम्प्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। ये टॉक्स का टाइम जो ना खत्म हो चुका है हमारे पास एज ए स्टेट, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखें तो जिस रफ्तार से इस वक्त कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, उनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं, उन्होंने इन सिस्टम्स को सही किया, हमसे ज्यादा बुरे हालात में जो कंट्रीज थी वो आज एक बहुत वाइट ट्रैक पे चली गई हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ 6 महीने आगे की प्लानिंग नहीं होती है, हम साल से आगे की बात नहीं करते हैं। हमें कम से कम 20 साल का एक इकोनॉमिक रोड मैप बनाना होगा, एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक्सपोर्ट की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसमें कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, उसमें आपको तब्दीली नहीं करनी होगी, उसमें कोई मिनिस्टर के आने जाने से तब्दीली नहीं होगी। ये वो चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, और ये चीजें ओवरनाइट सही नहीं होंगी। जो आज आप मसले का शिकार हैं, कम से कम 2 से 3 साल आपको एक हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ एक डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा, तो जाके चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। फिर उसके अगले 3 साल में आप चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और गाड़ी आपकी चल पड़ेगी। मसले जितने बड़े भी हैं, इनका सोल्यूशन आसान है, ये हो सकता है। इसके लिए आपको इनकॉम्पिटेंट की जगह कॉम्पिटेंट टीम चाहिए, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स चाहिए, इसमें आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, इसमें आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए, और इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी मिलिट्री है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो आपकी जुडिशरी है, इवन आपका जो मीडिया है, और फिर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जब तक ये आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे 8, 10, 12 बड़े इश्यूज पे नेशनल, उस वक्त तक ये मसले चलते रहेंगे। तो ये जो सोल्यूशन है ये पॉसिबल है, ये 100% डूएबल है। आप 2 से 3 सालों में अपनी चीजों को सही कर सकते हैं, 6 महीने में कोई चीज सही नहीं होगी, साल में कोई चीज सही नहीं होगी। ठीक, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि स्टेप्स को लेना होगा और इनिशिएशन की तरफ जाना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका असफर एहसन साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट हैं आप। असफर साहब को ये कहना था नाजरीन कि हमारे तमाम इदारों को चाहिए कि कोलैबोरेट करें और मिल के पाकिस्तान की मईशत को इस मुश्किलात से निकाल सकें, और जब तक हम लोग सारे मिल के एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान इन तमाम तर मुश्किलात में घिरा रहेगा। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। तो IMF के कहने पे एक बार फिर से पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फ़ैसला किया है। ऑलरेडी बिजली बहुत ज़्यादा हाई है, बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, गैस बहुत महंगी है, पानी की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसे में सनतकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, सनतें तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी हैं। इस सूरत हाल के हवाले से सनतकारों का क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमने रब्ता क्या है दानिश खान साहब से, साबिक सदर हैं काटी और सनतकार। अस्सलाम वालेकुम दानिश खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है, सनतकार बहुत ज़्यादा परेशान है। सनतकारों का ये मौक़िफ़ है कि ऑलरेडी तबाही के दहाने पे हम लोग पहुँच चुके हैं, सनतें चल नहीं रही, मुल्क का पहिया जो है वो बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सनतें कहाँ पर स्टैंड करेंगी फिर? जी थैंक यू वेरी मच। स्टैंड नहीं करेंगी। देखिए बात सुनिए, दुनिया में जितने भी जो इंडस्ट्रीज होती है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज को वो चलाने के लिए SMEs और MEs और कॉटेड इंडस्ट्रीज होती है ना जी। अब आप SMEs 70-75% जो है वो इंडस्ट्री का मतलब किसी भी GDP के अंदर उसका हिस्सा होता है। अब आप SMEs को अब दरिबत बैंकिंग में हर इंसान जो है, हर इंडस्ट्री जो है, हर शोबा जो है वो बैंक के पास जाता है फाइनेंसिंग के लिए। अब आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी जो पॉलिसी रेट आप 21-22 पे और प्लस स्काईबोर्ड 26-27% पे, ये कौन सा बिजनेस चल सकता है जहाँ पे आपकी बिजली आपकी वैसे 5.5 रुपये 60 पैसे बढ़ा दी उन्होंने। अब आपका 56, 57, 58 रुपये आपका बिजली का बिल आएगा। आपका गैस सुना है कि वो बढ़ाने वाले हैं। तो इस कंडीशन में कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब देखें जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, मतलब या तो वो तो वाइंड अप कर जाएगी, या जो उनके पास ऑर्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, वो पूरा करेंगे। मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आपको प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं? आपका डॉलर तो स्टेबल नहीं है, एक दिन में 274 का आता है, 4 दिन बाद 284 का आता है। अब कैसे काम कर सकते हैं इस तरह से? आपकी पॉलिसी रेट देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, गैस, पानी, आपने कहा पानी महंगा, देयर इज नो वाटर, पानी तो है ही नहीं। पानी कहाँ है? पानी तो इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा पानी। तो ये बहुत सारे इश्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है जी। देखिए इकोनॉमिक मुझे नजर नहीं आ रहा, मतलब वी डोंट नो हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री कैसे सरवाइव कर सकती है जब आपकी यूटिलिटी के रेट्स जो है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं
आपका बांग्लादेश है, इंडिया है, आपका वियतनाम है। अब आप उनको कैसे कम्पीट करेंगे? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई फोरसी वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी हार्ड टाइम फॉर द एक्सपोर्टर्स। आप देखिए किस तरह से काम करेंगे। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। दानिश खान, आपको नहीं लगता, दानिश खान आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरजीहात अब कुछ और हो गई हैं? उसने अपना जो एक विजन है वो एक्सपोर्ट से शायद हटा दिया है, टेक्सटाइल से भी हटा दिया है, अब उसका विजन आईएमएफ की तरफ हो गया है। अब आईएमएफ हमारे तमाम रेगुलेटर्स को कंट्रोल करेगा। जाहिर सी बात, आईएमएफ ने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। आईएमएफ ने कहा बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाएं, तमाम आपकी हमसे एक बात बताइए, आप हमसे एक बात बताइए, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, तरजीहात अगर एक्सपोर्ट पे नहीं है, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? बताइए। आप अगर आपकी इंपोर्ट $70-75 है या $70 है, और आपकी 30 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट है, और जो कि हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ये टारगेट हम हासिल नहीं कर पाएंगे 30 बिलियन का भी। एक तो वैसे ही कम रखा है और हमने 30 बिलियन का रखा है, तो ये तो हम कैसे हासिल कर पाएंगे? फिर तो आप फिर आप किस तरह से, मतलब हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव? आईटी, देखिए मैं तो समझता था कि पाकिस्तान को आईटी में आज से 10 साल पहले काम करना चाहिए था। बिल्कुल। आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको हैवी मशीनरी और आपको ना इतनी बिजली और आपको ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपको आईटी में इंडिया की एक्सपोर्ट 200 बिलियन प्लस हो गई है। हमने आईटी पे काम ही नहीं किया। मगर आईटी एक्सपोर्टर ये कहता है कि हमें स्टेट बैंक और एफबीआर की पॉलिसीज की वजह से बड़ी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, और अभी तक हमने वो मुकाम हासिल नहीं किया। नहीं, अभी मेरे ख्याल से अभी जो गवर्नमेंट बहुत सीरियस होकर आईटी पे काम कर रही है। आई थिंक इनके अगर 8-10 सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रही है गवर्नमेंट, अभी जो लग रहा है। नहीं, देखिए बात सुने, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जाना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान इज बेसिकली एन एग्रो बेस्ड कंट्री। 4 मौसम कौन से मुल्क में होते हैं? मगर दानिश खान, अभी हमने इक्तिसादी पॉलिसी मुतारिफ कराई, इक्तिसादी पॉलिसी हमने मुतारिफ कराई, उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करने की बात की, और थोड़ी दिनों के बाद हमने देखा कि आईएमएफ ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगाने की बात कर दी। तो यहाँ पे हम जो बेहतर काम करना शुरू करते हैं, उधर से ऑर्डर आ जाता है आईएमएफ के इस पे टैक्स लगा दें। तो ये अब ये क्या मामला है? देखिए बात सुने, आईएमएफ से पाकिस्तान पर तो नहीं है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर पे टैक्स है। टैक्स तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपका टैक्स देखिए हमजा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास यहाँ पे टैक्स देना कोई नहीं चाहता। हमारी टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो 8.5-9% है। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में 11% से डिक्रीज होकर 9% हो गया। 18% होना चाहिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर आप टैक्सेस नहीं देंगे तो फिर आप यही होगा कि आपकी जो 7.1 ट्रिलियन है, 7.4 ट्रिलियन, जिसमें आपकी 44% डेब्ट सर्विसिंग है, आपका फिर आपका डिफेंस से बजट है, तो आपके पास पैसा क्या रहेगा? वैसे दानिश साहब कुछ इल्म है आपके कि ये टैक्सेस कौन नहीं देते, कौन कौन से सेक्टर्स टैक्सेस चोरी करते हैं? भाई कराची का सारा एक्सपोर्टर इंपोर्टर बिजनेसमैन टैक्सेस दे रहा है सबसे ज्यादा। चोरी का तो एफबीआर को, सरकार को ज्यादा पता होता है, मगर रिटेल सेक्टर को टैक्स दे। देखिए एवरीबॉडी, आपको मैं एक मिसाल दूं आपको मैं, जो वो जो हॉट डॉग्स बेचता है ना, वो 5th एवेन्यू पे, जो वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, ही आल्सो पे, उसको ठेला लगाया हुआ है, कार्ड लगाया हुआ है, ही आल्सो पे टैक्स। वहां पे टैक्सी ड्राइवर, हर इंसान, दे हैव टू पे टैक्स। देखें टैक्स, मुल्क चलता ही टैक्स के ऊपर ही है। हमारे यहाँ पे तो टैक्स का रुझान ही नहीं है। फ्यूडलिज्म की वजह से हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा है, इस बात को आप एग्री करते हैं? किसको? जागीरदाराना निजाम की वजह से हमारे मुल्क की मुआशी निजाम को काफी नुकसान पहुंचा है, इस बात से एग्री करते हैं आप? मैं क्यों नहीं जवाब? देखिए मैं कहता हूँ कि जागीरदार किसको कहते हैं? जागीरदार जो जाहिर सी बात है, जमीनें है ना सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़राई शोबे से मुंसलिक है तमाम। तो उनको टैक्स नेट पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको टैक्स देना चाहिए। इस मुल्क में रहते हैं। देखिए अगर टैक्स नहीं देंगे, आप टैक्स नहीं देंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो क्या होगा? आईएमएफ आज आपको देखें, इसकी पॉलिसीज और सख्त हो जाएंगी, और सख्त होती रहेंगी, ऐसी सख्त होंगी, फिर आप ये सब वाइप आउट हो जाएगा, ये आपकी इंडस्ट्री सब खत्म हो जाएगी। आप फिर क्या करेंगे? आप दानिश भाई देखिए, आपको डॉलर 350-400 पे चले जाएगा। देखिए ये बात तो तय है दानिश साहब कि डॉलर बढ़ेगा, ये बात भी तय है कि बिजली का नर्ख बढ़ेगा, गैस का भी नर्ख बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, ये बात तो तय हो चुकी है। अब ये बताइए कि क्या सनती पहिया चल पाएगा आइंदा दिनों में या नहीं? देखिए बात सुनिए, मैं तो देखें, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ना जी। अभी ये जो अभी तो बहुत टफ टाइम्स हैं। अभी कोई साहब थे पहले जिन्होंने कहा कि पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए, 6 महीने में आप कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है ना? कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हम देखें, एक्सपोर्टर्स जो है ना, ये बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि एनर्जी प्राइसेस जो है ना, वो कॉम्पिटिटिव, मतलब ऐसी प्राइसेस हों जो हम अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकें। अगर हमारी एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी,
हाँ, तो हम कैसे बांग्लादेश को, इंडिया को या वियतनाम को या आपके इवन टर्की को कैसे कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम कम्पीट। बिल्कुल नहीं तो हम कर क्या होगा, सकते। जब कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जब ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अभी भी देखें आप 31 बिलियन से आपकी एक्सपोर्ट 25-26 बिलियन पे आ गई है। आप देख लेना, फिर आपको बिल्कुल। 30 जून की फिगर्स आ जाएंगी आपके थोड़े दिन तक आपके पास। जी। अच्छा दानिश खान साहब, आपने तमाम मुश्किलात बयान की। आपकी तरफ से ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी है, सनती शोबे जितने भी हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। आप इन तमाम मुश्किलात का हल क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी मौसर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे वापस इंडस्ट्रीज़ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें? देखिए, इसी देयर हैज टू बी अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसी सही। कौन सी, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है कि आपने 24 से 25% जो है आपने इंटरेस्ट रेट कर दिया और आपने बिजली बढ़ा दी है और आपने गैस बढ़ा दी है और ये कहा कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है। नहीं, इट हैज टू बी एट पार विद आवर कॉम्पिटिटर्स, यू नो। आपको एनर्जी, अच्छा, अब एनर्जी प्राइसेस को अगर आप मेरे पड़ोसी के, अगर वो 9 सेंट है और मैं 18-19 सेंट दे रहा हूँ तो मैं तो इसी में आउट हो जाऊंगा। मैं तो गैस की बिल्कुल। प्राइसेस बढ़ने वाली है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली, अच्छा, अब ये इनकी मुश्किलात ऐसी हैं कि आईएमएफ से डील करने के लिए दे हैव टू लिसन टू आईएमएफ। अब जी। आईएमएफ ने कह दिया कि आपने करना, आपने ये भी करना, आपने ये करना। सरकार खुद मजबूर है। इसी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, सिंपल एज बिल्कुल। दैट। तो बिल्कुल। ये क्या करती है बताइए आप? ये आप समझ लीजिए, उन्होंने, आईएमएफ ने कह दिया नो सब्सिडीज, जी। तो क्या सब्सिडी तो मना कर दिया उन्होंने? बिल्कुल। कैसे देंगे सब्सिडी ठीक हमको? ठीक। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये आगे सरकार क्या करेगी। सरकार से वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सरकार। मतलब सरकार क्या कर सकती है अभी? यानी ठीक। हमारा अलामाना लफीजी है आइंदा आने वाले दिनों में। बस अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह ठीक। चला रहा है ये। बस देखें कब तक चलते हैं हम। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, देखें ये इंडस्ट्री, देखें अगर ले ऑफ्स होंगी, जी। देखिए हमसे अगर ले ऑफ्स होंगी ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। बिल्कुल। ठीक तो है। ये एक और खतरनाक मतलब किस्म की चीज है कि अगर ले ऑफ्स होंगी तो आपके अंदर आपकी जो है सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगा, जी जी। आपकी माशी हालत खराब हो जाएगी, आपका टैक्स टू जीडीपी कम हो जाएगा। इंडस्ट्री अगर बंद होना शुरू हो जाएगी, ले ऑफ्स होना शुरू हो जाएगी, तो आपके बिल्कुल टैक्स में भी तो आएगा ना। आप बिल्कुल बिल्कुल। टैक्स बिल्कुल। कैसे पूरा करेंगे? ऐसा ही है। हुकूमत को चाहिए कि नॉन फाइलर्स को, टैक्स पेयर्स को टैक्स के नेट में लाएं और देखिए, पाकिस्तान की सबको लाना माशी सूरत पड़ेगा। हाल को दोबारा ये एक बार फिर से ये ठीक किया कोई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानिश खान साहब, साबिक सदर हैं काटी और सनतकार। आपने अपने मौक़िफ़ के हवाले से आगाह किया, सनतों को किन मुश्किलात का सामना है, सनतकारों को किन मुश्किलात का सामना है। दानिश खान साहब का ये कहना था कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है जिसकी वजह से मुल्की पहिया दोबारा एक बार फिर से तरक्की की जानिब गामज़न हो सके और सनतकारों की जितनी मुश्किलात हैं वो हल हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे और हमज़ा गिलानी, नुमाइंदा खुसूसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।